Hey people, how are you all? I hope you all are doing very well. So what we will do today? Class 8 का chapter number 16, at least in science wise, is reflection of light. ठीक है? This is chapter number 16 of science grade 8. तो एनसीईआरटी का जो तुम्हारे पास चैप्टर है वो ना सिर्फ लाइट है और इस बुक के अंदर उसको दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया गया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट रिफ्लेक्शन, सेकंड पार्ट इज रिफ्लेक्शन. हम सिर्फ ये वाला चैप्टर करेंगे. सो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इफ आई विल टेल यू कि उसके बहुत ईजी चैप्टर है. सो फर्स्टली वेरी सिंपल, इसके अंदर जो काम की चीज़ याद करने वाली, इसके अंदर सिर्फ याद करने वाली चीज़ है. दो तीन डेफिनेशंस ही हैं, अगर आपने वो कर लिया यू विल गेट एवरीथिंग एल्स. तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि लाइट होती क्या है. व्हाट्स लाइट? सो लाइट इज बेसिकली व्हाट. अगर कोई हमसे पूछ ले कि लाइट होती क्या है तो हम क्या कहेंगे कि भाई जी लाइट जो है, लाइट इज अ form of energy traveling in a straight line. तो मैंने स्ट्रेट को तो ऐसे एरो करके लिख दिया है, आप ऐसे मत करना, आप यहाँ पे पूरा वर्ड लिख देना स्ट्रेट. ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले लाइट क्या होती है, यू विल से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक तरीके की एनर्जी है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है. ठीक है? अब ये तो हो गया लाइट हमारे पास कि चलो हमको पता चल गया. नॉर्मल भाषा में तो हम लोग रोशनी कह देते हैं, बट अगर मैं इसके आगे कुछ और वर्ड लगा दूं कि व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, कि एक लाइट की बीम क्या होती है. देखो, अगर ये लाइट है, ठीक है, या फिर अगर ये लाइट है, किसी बड़े डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो दीज इज द बीम ऑफ, दीज आर द बीम्स ऑफ लाइट. ओके, बीम ऑफ लाइट के पहला क्या होता है, ठीक है, कि जब दो या दो से ज्यादा रेज, रेज यानी कि किरणें, जैसे कि लाइट ही जो स्ट्रेट लाइन में जाती है दैट इज रेज. तो अगर दो या ठीक है, यानी कि अगर दो से ज्यादा लाइट रेज क्या हो रही हैं, ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, दे टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट. पैरेलल का मतलब कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, बट ये साइड बाय साइड चलती रहेंगी, तो ये बीम ऑफ लाइट होती है. वेरी बेसिक. ठीक है? उसके बाद मेरी बात सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर का नेम ही है. रिफ्लेक्शन, ये वन शॉट वीडियो होगी आपके पास, तो ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से चाहूँगा. मैं वही बात आपको बताऊंगा जो काम की है, जिससे आपको पूरा चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा. रिफ्लेक्शन क्या है ऑफ लाइट, मेरी बात सुनो. अभी मैं आपको जितने भी टर्म्स बताऊंगा उनके अंदर ना आप एक वर्ड एंड पे लिख लेना, इन द सेम, क्या सेम, मीडियम. ठीक है? मैं आपको बताऊँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है. अब ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है. अब हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आ रही है, अब यहाँ से ये ऐसे हो गई, यानी कि इसने अपना पाथ चेंज कर लिया. लाइट किसी चीज से आकर टकराकर अपना रास्ता चेंज कर रही है. आप इस फिनोमेना को समझो, बड़ा ही कॉमन सा फिनोमेना है. हमने ऑलरेडी ये, आप अगर देखो, अगर आप कोई चीज देख रहे हो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो ही आप कुछ देख पा रहे हो. तो ये हमने क्या देखा, ये आई, टकराई और चली गई. अब दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर मुझे आपको बताना हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी ऐसे तो नहीं है वहां पे पेपर में लिखा होगे कि भाई लाइट आई, टकरा गई, चली गई. नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको ना एक डेफिनेशन बता दूं जो आपको याद रहनी पड़ेगी. नॉर्मल सी बात है. क्या हमने क्या पढ़ा कि लाइट आई, टकराई, चली गई, यानी कि बाउंस हुई. हमने देखा बॉल आती है, एक बॉल को जोर से जमीन पे फेंको तो वैसे ऊपर बाउंस करती है, आई गई, बस. ठीक है? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
in the same medium from the surface on which it falls. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जब मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी कि आपने कोई चीज रखी है, वहां से लाइट आई और बाउंस बैक हो गई. तो जो आई है और बाउंस बैक हुई है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है. ठीक है, और वो सभी चीजें सेम मीडियम में हो रही है. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया. जब लाइट आई और एक मीडियम से बाउंस ऑफ करी उसके सरफेस पे, जिस सरफेस वो टकरा रही है उसी सरफेस से जब बाउंस बैक कर जाए, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बस उसके बाद मेन चीज क्या है? आपको 3 तरीके के ऑब्जेक्ट है, आपने इनको पहले पढ़ रखा है. ठीक है, ओपेक, ओपेक की स्पेलिंग सही है, हाँ, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये 3 आपने आई गेस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं होते क्या है. फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ओपेक ऑब्जेक्ट इज लाइक अ बुक. बुक के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. लाइट बुक के ऊपर टकरा रही है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि उसमें से कुछ टकराई, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सभी रिफ्लेक्ट हो गई. दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो तुमको पता है. बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट आउट कर जाती है और थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. इन ऑब्जेक्ट्स के हम लोग जनरली लाइट तो पास होती है नहीं, और हम इनके आर पार नहीं देख सकते. मैं यहाँ पे बुक रखूं तो क्या आप उसके आर पार देख सकते हो? नो. आफ्टर दैट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लाइट को तो उनके राउंड पास करने दे सकते हैं. जैसे तुम ले लो बर्फ. बर्फ का टुकड़ा जो है वो मोस्ट ऑफ द लाइट को तो अपने में से पास करने दे देगा, बट कुछ को फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कि कुछ को तो वो पास करने दे रहा है, कुछ को फिर से धक्का मार रहा है. दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आइस, मैंने आपको बता दिया. फिर बटर पेपर. इनके थ्रू हम कंप्लीटली तो नहीं देख सकते, बट पार्शियली देख सकते हैं. इनके थ्रू थोड़ी सी लाइट पास करती है, इसलिए आप बताओ जब भी लाइट जितनी पास करती है उतनी आपको दिखता है, मतलब जितनी रिफ्लेक्ट करती है उतनी आपको दिखता है. ठीक है, तो मेरी बात सुनो, तो हमको उसमें से थोड़ा थोड़ा दिखेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट पास कर रही है इसमें से. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि, अच्छा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स क्या? टिश्यू पेपर, बटर पेपर, आइस. और जैसे देखा नहीं होगा आपने दुकानों के अंदर जिन डब्बों पर टॉफियां वगैरह पड़ी रहती है, वो भी डब्बे थोड़े थोड़े पार्शियली दिखता है उनमें से. आफ्टर दैट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को उनके थ्रू पास करने दे देते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उनके थ्रू हो जाती है पास, यानी कि वो जो है उनमें से पूरा पूरा दिखने लगता है, यानी कि उनसे पूरा पूरा दिखता है. ये थी बात बस. उसके बाद हमारे पास क्या टॉपिक था? रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन भी आगे 2 टाइप की है. मेरी बात सुनो, आपके आसपास कई चीजें हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको क्या बताया? लाइट आई, टकराई, चली गई. अब लाइट आ रही है, टकरा रही है, जा रही है. अब ऐसा क्यों होता है कि हमको, अगर आप अपने घर में लगे हुए मिरर के अंदर देखोगे तो आपका चेहरा उसमें से बड़ा क्लियर दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा, बट वहीं पत्थर है, वहां पे आपका शीशा के सिर्फ पत्थर पत्थर दिखता है, बल्कि लाइट तो दोनों में ही रिफ्लेक्ट हो रही है. तो ऐसी क्या बात है? मेरी बात सुनो. अच्छा, तो मान लो मैं दोनों सरफेसेस की एग्जांपल देता हूं. ये रहा मेरे पास एक मिरर, आपको पता नहीं है तो ये मिरर का साइन होता है कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ उसके जैसे लाइंस बनाओ तो दिस इज कॉल्ड मिरर. और एक मैं अगर आपको बना दूं कि आपके पास ऐसे एक रफ सा सरफेस है, ठीक है, देखने में तो शायद आपको वो स्मूथ लगे, बट एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो सभी चीज़ें रफ ही होती हैं. अब मिरर ले लो, मिरर स्मूथ है. अब मेरी बात सुनो, लाइट यहाँ पर आ रही है, यहाँ से
आप ले लो कि रेज ऑफ लाइट आ रही है, अभी ये हाईली पॉलिश मिरर है मान लो, या फिर जो कभी कभार हम अपने स्टील में भी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं कुछ हद तक, है ना, वो बात अलग है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी से होते हैं पर देख तो पाते हैं, वो तो टेढ़ी मेढ़ी, चलो उसकी बनावट ऐसी है। अब जब लाइट इन पे फॉल होती है ऐसे सरफेसेस पे, तो जो पूरी की पूरी बीम है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, यानी कि सभी बीम्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब आप मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल असेंबली में बच्चे आते हैं हमारे पास, अगर असेंबली में बच्चे ऐसे 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 आ रहे हैं, ऐसे 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 आ रहे हैं और ऐसे 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 ही जा रहे हैं, तो कितना अच्छा सा आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये क्लास के बच्चे का पार्ट ये और ये ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे के ऊपर सभी लाइट रेज आती है, अच्छे एक डायरेक्शन में जाती है और वो ही क्या है, एक क्लियर और शार्प इमेज बनाती है। और इस टाइप की रिफ्लेक्शंस को, दिख नहीं रहा ना यहाँ पर को, इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं, वेट अ मिनट, these types of reflection are called regular reflection. These types of reflection are called regular reflection, जिनके अंदर जो जिसके ऊपर जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है वो हाईली पॉलिश होता है और जो पूरी की पूरी लाइट बीम है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, और दूसरी टाइप की रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको इस टाइप का सरफेस बताया था। अब मेरी बात सुनो, हर ऑब्जेक्ट तो भी तुम्हारे आसपास शाइनी शूनी तो नहीं है ना। अब जब इन पे लाइट फॉल हो रही है, मतलब तुमने ऐसे ही बड़े अच्छे से ऑर्डर में इनके ऊपर लाइट डाली, अब ये जो है ये बहुत बड़े एरिया के ऊपर हो रही है, तो अब ये जैसे तुम देखो कि मान लो ये है, रुको, हाँ ये वाला एरिया है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसने तो चलो अपना रिफ्लेक्शन कर लिया, ये वाला वो वाला एरिया नीचा है तो वहां पे अपने डायरेक्शन में होगी, ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊंचा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाएगी, ये कहीं और है, ये अपनी अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो ऐसी रिफ्लेक्शन जिसके अंदर जो क्या है हमारे पास लाइट रेज जो है वो थोड़े बहुत बड़े एरिया पे जाती हैं और ये अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम इसको इरेगुलर क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं और वी से इट एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इनके डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने, इसके ना 2-3 डायग्राम है, वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे ड्रॉ करने, क्योंकि मैं मतलब ये पूरा लेक्चर इसके अंदर अगर आप टेस्ट देने जाओगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी डायग्राम पक्का आएगी तुमको, मैं कह रहा हूँ चैप्टर में तुमको एक आधी डायग्राम पक्का ही आएगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की देख लो पहले तुम, उसका क्या होगा, पहली बात तुमको मिरर बनाना है और मिरर तुम्हारा ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, रुको इससे ही बना लेते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तुमको स्ट्रेट, अरे इस पे टेढ़ी क्यों दिख रही है, शायद यही थोड़ा टेढ़ा लाइन है हमारा, जी ट्राइपॉड ही थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है शायद, ये ऐसे, हाँ चलो तुमको ऐसे सीधा दिखेगा तो हम ऐसे बना देते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये तुमने ऐसे कुछ इस तरीके से बना देना है। रुको यार, तुमको टेढ़ा दिख रहा है, मेरे कसूर नहीं है ट्राइपॉड स्टैंड थोड़ा ऐसे है, तुमने अपनी तरफ से तो सीधा बनाना है, तुमने अपनी तरफ से तो सीधा ही बनाना है। सेकेंडली तुमको क्या करना है, इसके नीचे ऐसे 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 लाइंस बना देनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन बना देनी है। उसके बाद तुमको नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे लेना है, तुमको स्केल लेके बड़ी ही सुंदर सुंदर तरीके के साथ ऐसे 3 लाइंस बनानी है, ऑन एवरेज 3, ज़्यादा बना लो पर 3 बहुत है। थर्डली आपको इनके ऐसे एरोज बनाने हैं, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो ऐसे बना दो, ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद तुमको ऐसे बनाने हैं, देखो कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे अंदाजे से बना देते हैं, और चलो कौन सा जो एग्जामिनर है चेकर है वो डी लेके बैठा होगा अपने पास, बट तुमने ऐसे नहीं लिखना, तुम ज़्यादा अपने अंदाजे पे कॉन्फिडेंस लेके चल लो और तुम ऐसे ऐसे टिक्के लगाई जाओ, ऐसे नहीं करना। ठीक है,
कोशिश हो तो तुम अपने पास एक डी रखना, उससे अच्छे से, अगर टाइम है तो टाइम मत वेस्ट करना, अच्छे से बनाना ताकि लगे सारी जो रेज है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर से ऐसे नहीं, ऐसे सेम एंगल होना चाहिए ऐसे दोनों के बीच में, अगर तुम सेंटर से लाइन लगाओ, ऐसे नहीं कि ऐसे है और एक ऐसे जा रही है, अगर एक ऐसे जा रही है तो बाकी सभी भी ऐसे ऐसे ही जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि मेन गोल ये सभी एक डायरेक्शन में जानी चाहिए। इससे अगर आपको मिल जाएगा तो आपको इसमें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस इन डायग्राम्स में ना एक्चुअली लेबलिंग करने की जरूरत होती भी नहीं, जिससे तुमको लिख देना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज की बात बताता हूँ। डिफ्यूज के तुमने देखा होगा, तुम्हारे दोस्त की जैसी राइटिंग नहीं होती, तुमको वहां पे वैसे लिख देना है, ऐसे बस बस ऐसे, बस तुमको घाचा माचा मार देना है। बट याद रखना, घाचा माचा भी ऐसे नहीं बिल्कुल ही तुम ऐसे साइन कर ही जाओ, दिस इज नॉट इरेगुलर थिंग। बस तुमको अपना ना ऐसे थोड़ा सा ये लो, बस ऐसे बनाइए। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है कैमरा में, पता नहीं क्यों, यहाँ पे सीधा ही है। अब इसके बाद तुमको यहाँ से तो सभी लाइट रेज एक डायरेक्शन में आती हुई ही दिखानी है, बट उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें इसको अपना, इसको एक डायरेक्शन में तुमने दे दिया, इसको दूसरी डायरेक्शन में तुम रिफ्लेक्ट कर दो, इसको तीसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दो, ऐसे करना। और यहाँ पे भी एरोज लगाना मत भूलना, तुमको यहाँ पे फुल बटा फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे से नीचे लाइनें मत लगाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन निकला। उसके बाद अब टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ वो यूज करते हैं, टर्म्स यूज करते हैं। चलो अब इसकी भी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे बनानी है वो मेरी बात सुनो। पहले तुमको रिफ्लेक्शन लाइट के डायग्राम ही सिखाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे नंबर जरूर कटेंगे। दो चीजें हैं जहाँ पे तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। पहले डायग्राम्स और दूसरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी बताऊंगा तुमको क्या होता है। पहले ये देखो, सबसे पहला रिफ्लेक्शन बताने के लिए सीधे, इसको हो क्या रहा है, रुको यार जरा 2 मिनट। अब सीधा दिख रहा है, हाँ अब सीधा दिख रहा है, रुको। हाँ, यहाँ पे ऐसे बना दिया। इस पॉइंट को तुम ले लो जी पॉइंट ए, इस पॉइंट को ले लो जी तुम पॉइंट बी। ये तुम्हारा मिरर है। इसके बाद इसके नीचे भी ऐसे ऐसे तुमको लाइंस बना देनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, एक तुमको लगाना है, कहाँ दिखता नहीं कैमरे की, क्यों इतनी दिक्कत आ रही है आज। हाँ, तुमको एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यहाँ से एक सीधी तरार लाइन लेके आनी है, और यहाँ पे भी एरो लगाना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ से भी एक सीधी तरार लाइन लेके जानी है, और यहाँ पे भी एरो लगाना मत भूलना। और मेरी बात सुनो, याद रखना, चलो रुको तुमको बाद में बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का भी नाम दे दो। इसको दे दिया मैंने एक्स, इसको दे दिया वाई। चलो उसके बाद यहाँ पे एक आंख बनानी है। अगर डिजाइनर मत बनने की कोशिश करना, अगर तुम इतना भी लिख दोगे तो तुमको अच्छे ये माना जाएगा। यहाँ पे लिख दो आई, बस, ज़्यादा डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे कर दोगे तो भी तुमको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तुम लोग लेना है पॉइंट ओ, जो बिल्कुल सेंटर से जाता हो, ओके। और ये है पॉइंट, ले लो इसको तुम लोग सी, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या करना है, ये लाइन जहां से आ रही है ना, वहां से भी एक ऐसा डॉटेड लाइन है। इसको ना, जो डॉटेड लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। उतना ही यहाँ पे इमेजिनरी लगा के तुमको यहाँ पे लिख देना है इमेज। उसके बाद लास्ट चीज जो क्या करनी है, हमें लास्ट चीज करनी है, एक ऐसे तुमको एंगल बनाना है, एक एंगल ऐसे बनाना है, दोनों के बीच में लाइन लगानी है। मैथ वाले बच्चों को पता होगा कि जिन एंगल्स के बीच में ऐसे लाइन लगती है उसका मतलब होता है ये दोनों एंगल सेम है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसके 4 राइट एंगल होते, तो अगर मैं इनके ऐसे 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 लगा दूँ, इनका मतलब कि ये चारों एंगल ही सेम है, ठीक है। चलो हम ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये तुम इनके एंगल्स के अंदर भी कर सकते हो, पर यहाँ पे जगह नहीं है।
और ये तुम्हारे पहली बात ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, दूसरी बात ये छोटे से होने चाहिए। अब ये है तुम्हारी परफेक्ट डायग्राम। अगर तुम ये डायग्राम बना के आओगे तो तुमको मिलेंगे 9 में से 10 नंबर। एक नंबर कहाँ कटा वो मेरी बात सुन लो। अब लेबलिंग कैसे करनी है वो मैं तुमको बताता हूँ। ये है तुम्हारा मिरर, ये ए बी तुम्हारा मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। इसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। अब मैं तुमको धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला मिरर, इस डायग्राम में जो ए बी है, ए बी इज द मिरर, ठीक है। मिरर क्या होता है? ये वो कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है जिससे भी रिफ्लेक्शन हो रही है, जिसपे जो लाइट रेज है वो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है। मिरर समझ आ गया? तुमको क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज मिरर, क्या बोलोगे कि द मिरर इज एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस। मिरर वो कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस है विच कैन रिफ्लेक्ट बैक, जो कि रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्शन कर सकता है। क्या रिफ्लेक्शन कर सकता है? ऑफ द लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में ही लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सेम मीडियम का मतलब हो, सेम मीडियम मतलब कि अगर हवा में एक अंदर ही लाइट आ रही है तो वो हवा में ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। वो तुमको ज़्यादा दो जोर देने की जरूरत है। ओके, मिरर समझ आ गया है ना? अगर नहीं समझ आया बार बार पढ़ो, बार बार देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, बस जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है लाइन तुम्हारी एक्स सी। ये जो एक्स सी है, दिस इज इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट इज एन इंसिडेंट रे? मेरी बात सुनो, रुकना जरा, यहाँ लाइटिंग थोड़ी गलत सी लग रही है। बस चलो रहने दो। हाँ, अपना ये इंसिडेंट रे क्या है, मेरी बात सुनो। अब यहां से लाइट आ रही है तो मेरी बात सुनो, देखो इस डायग्राम के अंदर एक्स सी जो है वो क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये वो रे है लाइट की जो कि ऑप्टिकल मीडियम के थ्रू तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होने के लिए आ रही है, यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी दैट इज, ठीक है। जो तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जो तुम्हारी रे रिफ्लेक्ट होगी वो है। तुमसे पूछ लिया कि क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे, क्या बनाओगे? मुंह बना के बैठ जाओगे वहां पे? नहीं। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या दोगे तुम? इंसिडेंट रे इज अ रे। इंसिडेंट रे, रे है, कौन सी रे है? ऑफ लाइट, लाइट रे कौन सी? दैट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जो किसी भी सरफेस पे गिर रही है, ठीक है। बस इतना तुम कह दो। तुम्हारी बुक में मुझे पता डेफिनेशन लग दे रखे, तुम वो लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये तुमको समझाने के लिए थी। चलो जी, हमको पता चल गया कि जो एक्स सी है दैट इज द इंसिडेंट रे। अब सी वाई भी है कुछ। सी वाई क्या है? सी वाई इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, नाम से तुमको पता चल गया होगा। इस डायग्राम में जो सी वाई है, सी वाई क्या बता रही है? सी वाई है रिफ्लेक्टेड रे। ये वो लाइट रे है जो कि मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट रे कौन सी थी? जो अभी जिसने स्ट्राइक डाउन किया, जो आके सीधा बजी है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे वो रे है जो कि अभी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, यानी कि जो बाउंस बैक हुई है अभी सेम मीडियम में, ठीक है। यानी कि जो लाइट अभी टकरा के गई है वो है रिफ्लेक्टेड रे। अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है तो तुम क्या बनाओगे? बताओगे कि रिफ्लेक्टेड रे इज द रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है? कि रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, जो कि मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड हो रही है एंड ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, जो कि सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। या फिर रिफ्लेक्टेड रे इज द रे विच बाउंसेस बैक ऑन द मिरर, जो कि मिरर पे बाउंस बैक हो रही है। इनके चलो अलावा एक और पॉइंट है, पॉइंट सी। पॉइंट सी इज व्हाट? पॉइंट सी इज द point of
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है जी, आप खुद देखो, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये तीनों मिल रही है, मेरी बात सुनो। इंसिडेंट रे क्या, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे पॉइंट सी है जी। ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो रही है, और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल क्या हुआ तुमको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है, ये मिरर पे वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंस रे स्ट्राइक कर रही है, जहां पे इंसिडेंस रे बज रही है, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो रही है, पर रिफ्लेक्टेड रे कूद रही है, मतलब जा रही है वापस इन द सेम मीडियम। तो तुमको लिखना है। अब बात आ गई जी नॉर्मल की। नॉर्मल यहाँ पे ओ सी लाइन है, ओ सी लाइन इज द normal. What is a normal? ये it will be perpendicularly drawn to the surface of the mirror. यानी कि जो मिरर का सरफेस है, एक बार इसको इग्नोर करो, जो मिरर का सरफेस है वहां पे ये सीधा 90 डिग्री पे फॉर्म होगी, परपेंडिकुलर रहने के 90 डिग्री पे फॉर्म होगी, ठीक है जी। और ये एक इमेजिनरी लाइन होगी, यानी कि ये एक्चुअली नहीं है, ये रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि तुम एक लेज़र बीम को मारोगे और वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करोगी तो तुमको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दिखेगी, तुमको नॉर्मल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल कहते हैं, जो कि है ओसी, और ये मिरर के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री में होती है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ पे जो मैंने आई मार्क आउट किया है, मैं तुमको ये भी समझाऊंगा डायग्राम के अंदर क्या गलतियां करते हो, पहले मेरी इस टर्म समझ लो जो इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल, वो वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, विच द इंसिडेंट रे मेक्स, जो इंसिडेंट रे बनाती है, कब, मेक्स विद नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ बनाती है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस, ठीक है। वेट, हाँ ठीक है सॉरी, तो बस हाँ, जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनाते हैं, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारे पास सेकेंड एक आर भी है, आर क्या है, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर इंसिडेंट रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही थी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, जो मेन चीज के अंदर तुम लोग कंफ्यूज होते हो, ये देखो, वेट, अच्छा जी, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जिनके अंदर इंसिडेंट वर्ड बार बार आ रहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, बट आप ये देखिए कि 8th क्लास कईयों के यहाँ बोर्ड की भी हो सकती है, तो वो ध्यान रखें कि इंसिडेंस है, पॉइंट और एंगल जो है वो आपकी इंसिडेंस होगी, बट जो आपकी रे है वो इंसिडेंट होगी। यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे एंस है, छोटी मिस्टेक जो बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ ये तो छोटी सी चीज़ है, नहीं, इससे जब नंबर कटेंगे ना तुम्हारे, तो तुम देखोगे कितनी छोटी या फिर कितनी बड़ी मिस्टेक थी तुम्हारी। और ये बात होगी तुम्हारी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के अंदर भी सेम है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट जो रे है वो रिफ्लेक्टेड है तुम्हारी, ओके, क्लियर कट। So after all, here are the all terms which you have discussed. Majorly तो आप ये सभी रिवाइज कर लो, because these terms single-handedly makes your 25% of your test. कि
आपका मतलब अगर आप ये करो तो आपका 25% ऑफ चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ना जो है वो ज़्यादा एक जो इसके वन इमीडिएटली जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा मैं वो सबसे ज़्यादा नंबर घटाने वाला है। इसके ऊपर ले 2 टॉपिक्स जो हैं उनके भी आप डेफिनेशन और डिफरेंसेस वगैरह याद कर लो, और ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो मैंने आपको कहा था उनके भी याद कर लो। तो ये मैंने आपको एक बार लिस्ट दी है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उन टर्म्स की। सो आई वुड रिकमेंड टू रिवाइज दीज टर्म्स, बिकॉज इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको एक छोटा सा बड़ा इतना सा मिनी टेस्ट करने वाला हूँ, और वो भी आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ में, कि वो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि इनके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद जो मैं टेस्ट लूँगा आपका बड़ा ही छोटा सा, यहीं पे आपको बोल बोल के आ जाएगा, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में कौन कौन सी मेन आपकी गलतियाँ होती हैं। तो प्लीज़ रिवाइज देम फॉर अ मिनट, पॉज द वीडियो एंड देन यू शुड रिवाइज देम। अब ये एक मैंने आपको डायग्राम बना के दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके अंदर तो आधों को यही पता चल गया क्या गलती है। पहली बात, इंसिडेंस रे। चलो आप पहले खुद देख लो, इजी है बहुत। इंसिडेंस रे नहीं होता, इंसिडेंट रे होता है। आफ्टर दैट रे ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता जी, वो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्टेड रे होता है। आफ्टर दैट ये एंगल्स, ये क्या नॉर्मल कहाँ जा रहा है? तो चलो जी मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के देता हूँ। ये तो ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपको आसानी से पता चल जाए। अब चलो आपके पास कुछ और बना के देखता हूँ। अक्सर बताऊँ बच्चे क्या कर देते हैं चालाकी में, यहाँ पे लेबलिंग कर लो, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके नंबर सीधा अगर 10 नंबर का आपको मुश्किल से यहाँ पे ना 5 नंबर मिलेंगे या फिर 4 नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल और इमेज वाली लाइन होती है ये हमेशा इमेजिनरी होती है आपके पास। तो चलो जी, ये अरे कैसे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, रुको। ठीक है जी, तो ये हमेशा होगी। नेक्स्ट गलती क्या है, बच्चे आई बनाना भूल जाते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिख तो देते हैं, इनके बीच में लाइन भी लगा देते हैं, और इसको कर देते हैं कैपिटल आई कैपिटल आर। दिस इज नॉट कैपिटल आई कैपिटल आर, ऑलवेज इट इज स्मॉल आई एंड स्मॉल आर। ये कुछ गलतियां हैं जो हम कर देते हैं। हाँ एक और बात, एरो लगाना भूल जाते हैं। एरो हमेशा लगाना है, हमेशा मतलब हमेशा। इट इज अ रूल विच यू कैन नेवर फॉरगेट, इसलिए ठीक है। और जो मैंने आपको बताए हैं कि भाई आपको ये सभी टर्म्स करनी है, वो तो चलो आपको करनी ही करनी है, दैट इज नॉट अनदर एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, अब चलो इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर स्टार लगा लो। ये टॉपिक जो है, ये जो तुम्हारे पास आएगा तो सही, बट इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली है तुम्हारे नंबर कटाने के लिए। और ये टॉपिक क्या है, दिस इज द टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखने में तो बड़ी इजी लगेंगे, बट बात ये यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करनी होती है। अगर एक भी वर्ड इधर से उधर चले गया, अगर आपने जितना मर्जी कंसेप्ट समझा, पर अगर एक भी वर्ड इधर से उधर चले गया तो आपका सीधा नंबर डिडक्ट होता है। ठीक है, अपने आप सीनियर से पूछो, ठीक है, उनके पता है बोर्ड के अंदर प्री बोर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में तो पर्सनली 8th के अंदर होते हैं प्री बोर्ड्स। तो उसके अंदर पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एक वर्ड भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ खुद कई बार हुआ है ये। तो एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, अगर किसी भी सरफेस पे, अगर किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर ही होंगी। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं हमारे पास है, जिनको हम लोग लॉज कहते हैं। सभी चीजें कानूनों के अंदर होती है। अगर कोई कानून के बाहर जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नहीं जी आप बहुत ही गलत हो। तो बस यही है, अगर कहीं रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही होगी।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको लिखना कैसे है, मेरी बात सुनो। दो होते हैं लॉज हमारे पास, रुको पहले लिख लूं पहले पूरा। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to the angle of reflection I dot E dot angle I equals angle R। ये आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला नियम क्या बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, पहला लॉ क्या बोलता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है जी, इट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनता है। वो जो आपका एंगल होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ये बताते हैं, इसको अच्छे से रट लो। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका इंसिडेंस का एंगल है इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, आई ई एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ये नॉर्मल आ गया। अगर ये जो है ये आपको पता है कि ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे कि जी ये जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वो ही क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है तो जो इंसिडेंस का एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल होगा वो तो रिफ्लेक्टिव एंगल का होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री का है। सेम हर केस में होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 45 डिग्री का ही होगा। वेरी सिंपल। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या, मान लो कि ये पूरा है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये नॉर्मल, अगर आपको ऐसे बोल दिया कि जो एंगल आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है वो आपका पूरा एंगल 60 डिग्री का, याद रखना जो आपका पूरा एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है वो 60 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, मेरी बात सुनो। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यानी कि 60 का अगर हम लोग हाफ कर दे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों होते तो इक्वल ही है ना, बस। तो ऐसे आपके एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको यहाँ पर एक मिरर प्लेस कर देना है, मिरर प्लेस करना है, आपको एक लेज़र बीम लेनी है और उस लेज़र बीम को आपने ऐसे मारना है, ऐसे आएगी ये तुम्हारे पास। उसके बाद ये फिर ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि हमने मिरर लगा रखा है और लाइट रे आ रही है। चलो मैंने इसको एक्स ले लिया, इसे वाई ले लिया, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि ये क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज द इंसिडेंस रे। अब इसके बाद चलो जी, अब ये हो रहा है, हम अपनी तरफ से एक नॉर्मल भी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैंने एज अ डब्ल्यू मार्क कर लिया, सॉरी एन मार्क कर लेते, चलो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये रियल में हो रहा है, आपने एक लेजर बीम ली, उसको ऐसे मारा, मिरर यहाँ पे रखा है तो रिफ्लेक्ट होगी वो। अब आपको करना है डी लेनी है, या फिर जो हम लोग कहते हैं ना हमारा एंगल मेजर करने वाला ऐसे होता है, ठीक है, तो उसको लेना है और उससे आपको एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। ठीक है,
आपको क्या करना है, इसका भी एंगल मेजर करना है और इसका भी एंगल मेजर करना है, यानी कि जो आपका एंगल x, इसको हमने ले लिया पॉइंट O, तो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एंगल XON विल बी इक्वल टू एंगल NOY, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट रे है, ये हमने नॉर्मल ले लिया, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ वाले एंगल के इक्वल ही होगा ना। तो बस ये है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका एंगल जो है वो इसके एंगल के सेम होगा, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो चलो जी, 2 लॉ है, अब चलो पर सेकेंड देख ही लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा जी, अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या बता रहा है, दैट द इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन थी, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ रखा है, ये जो है तीनों रेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये सभी सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे। सेम प्लेन मतलब कि ये है, अगर ये रही इंसिडेंस रे, तो ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से चले जाएगी, नॉर्मल तुम्हारा यहाँ फॉर्म हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। सेम प्लेन होगा, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे जाएगी, इंसिडेंस रे सेम प्लेन पे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे सेम रे पे जाएगी, नॉर्मल भी सेम प्लेन पे फॉर्म होगा, बस दिस इज द थिंग। चलो जी, यहाँ पे आपका हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके बेसिकली 2-3 टॉपिक ही रहते हैं बस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स बेस्ड मतलब कि मेरी बात सुनो, लाइट तो तुमको, लाइट का जो सोर्स है वो तो बहुत है, देखो मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में एक बल्ब लगा है, बल्ब है, तो वो जो बल्ब है वो एक एक्सटेंडेड सोर्स है, बल्कि जो एक स्टार है वो एक पॉइंट सोर्स है। मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉइंट सोर्स देख लो, कि जैसे एक हमारे पास एक माचिस की तीली होती है, और उस माचिस की तीली को तुम लोग जला लो, थोड़े दूर से देखो, तुम क्या देखोगे कि वो एक पॉइंट जैसे सिंगल पॉइंट जैसा दिखेगा। या फिर तुम ले लो कि जो हमारे पास आसमान में तारे होते हैं, वो आसमान से हमके तारे ऐसे वेरी छोटे एक पॉइंट की तरह दिखते हैं ना, ठीक है, वो बात अलग है, वो बहुत बड़े होते हैं, बट जब हम अर्थ से देखते हैं तो वो ऐसे छोटे पॉइंट की तरह दिखते हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट के पॉइंट सोर्स है। सेकेंड आप देख लो, जैसे कि एक बहुत बड़े बल्ब को अगर हम लोग, बहुत बड़े बल्ब को अगर आप नज़दीक से देख रहे हैं, या फिर तुम ले लो कि एलईडी हो गई, या फिर एक कैंडल ले लो तुम लोग, कैंडल को अगर तुम लोग नज़दीक से देखोगे तो तुम देखोगे कि जो ऐसे एलईडी है, दिस इज एक्सटेंडेड सोर्स, ये एक तुमको पॉइंट की तरह नहीं दिखेगी। एलईडी जब तुम नज़दीक से देखोगे तो तुमको एक लंबी दिखेगी, उसका यानी कि एक लेंथ है, तो दीज आर एक्सटेंडेड सोर्स। अब ये वो बात अलग है कि पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स की क्या है, जो इमेज है वो अलग अलग फॉर्म होगी। अब मेरी बात सुनो, मैं तुमको दोनों पॉसिबिलिटी समझाता हूँ। बच्चों को इसके डायग्राम के अंदर थोड़ी दिक्कत से लग जाती है, चलो कुछ नहीं होता, मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा। इमेज जो फॉर्मेन हो रही है प्लेन मिरर पे, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, व्हाट इज अ प्लेन मिरर,
तो प्लेन मिरर तुमको आई थिंक सो पता ही होगा कि प्लेन मिरर जो है एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस है, सिंपल सी बात है, एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस है। मेरी बात सुनो, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जो प्लेन मिरर पे जो इमेज है वो अलग एक तरीके से फॉर्म होती है, हमने पढ़ लिया, जैसे पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स, दोनों पॉसिबिलिटीज को चल के देखते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, पॉइंट सोर्स। मेरी बात सुनो, अब मैं जो डायग्राम बता रहा हूं उसको बेहद ध्यान से अपने कानों की महल निकाल के दिमाग अच्छे से खुला करके रखना है। डायग्राम समझ आ जाएगी आपको, बढ़िया रहेगा, बाद में तो डायग्राम दिखाने प्रॉब्लम आएगी, फिर होते फिरोगे। मेरी बात सुनो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए एंड बी, ठीक है जी। अब ये क्या है, हमारा मिरर है, यहाँ पे ना नीचे से मत करना, ठीक है। तो ये मिरर है, मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे दिस थिंग यू कैन सी, ये ले लिया मैंने एज अ पॉइंट ओ, और जो पॉइंट ओ है दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉइंट सोर्स है। अभी हम पॉइंट सोर्स पढ़ रहे हैं, ये हमारा पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट, यानी कि ये कोई स्टार हो सकता है जिसको हम अर्थ से देख रहे हैं, यानी कि इस छोटे पॉइंट से लाइट निकल रही है। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने यहाँ पे बना दी आई, जो ये आर एस करके पॉइंट्स है, ये हमारी आई को दर्शा रहे हैं। को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ, ये हमारी आई को दर्शा रहे हैं। उसके बाद मेरी बात सुनो, मैंने इस एक पॉइंट से ऐसे दो लाइट रेज निकाल ली। अब ऑब्वियसली ये लाइट तो एमिट कर रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का सोर्स है, लाइट तो निकालेगा ही। तो इसमें से मैंने दो लाइट रेज निकालती हूँ, यहाँ पे दिखा दी है, मुझे नहीं पता कितने निकलेगी, पर मैंने दो निकाल लिया एक बार लाइट रेज, है ना। तो अभी हाँ, जैसे तारा है, तारा थोड़ी जरूरी थोड़ी कि तो दो क्या आपको वो दो तरफ से रोशनी देगा, बाकी से नहीं दिखेगा। तो मैंने दो लाइट रेज फिलहाल निकाली है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये लाइट रेज ओ पी और ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू जो है, ये लाइट रेज निकल रही हैं पॉइंट ओ से, और पॉइंट पी और क्यू पे जाके मिरर पे टकरा रही हैं। बीच में एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद क्या कर रही हैं, ये जो लाइट रेस है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेंगे। अब लाइट जा रही है, तुम्हारे आंख में पड़ रही है, तभी कुछ दिखेगा ना। तो चलो जी, अब हमने ये क्या, वो जो लाइट रेज है ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। रुको, ये क्यों लाइट रेज है, अच्छा याद रखना कि आपको एंगल सेम बनाना है। क्यों लाइट रे और पी लाइट रे, ये दोनों जाके बाद में आपकी आई पे जाके रह गई, आर एस, यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो गई। एरोज बनाना मत भूलना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है, अब ये लाइन पी आर और क्यू एस, ये दोनों रेज बन गई है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मिरर ये रहा। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, अगर हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ, स्केल से डॉटेड लाइंस बना, मेरे थोड़ी सी टेढ़ी बन रही हैं, अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो क्या बन रहा है। रुको, इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन बनानी है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये दोनों टी पॉइंट पे मिलेगी। ऐसे करना है, तुम पहले इसको ज्वाइन कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन तुम लोग बना देना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर तुम क्या करना, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना टी पॉइंट पे जाके। अब अगर हमने इनको एक्सटेंड बैक किया तो ये टी पे जाके मिल रही है, और हमने इनके बीच में एक पॉइंट लगा दिया एल। अब अच्छा मेरी बात सुनना, तुम कोशिश क्या करना कि जितना डिस्टेंस इतना है उतना डिस्टेंस ही तुम यहां पे रखना, ठीक है। अब अगर तुम लोग मेजर करके देखोगे तो ओ एल यानी कि ये पार्ट और एल टी
और यानी कि ये पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि TL इक्वल्स सॉरी OL इक्वल्स TL। ये डायग्राम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि, अच्छा हाँ, यहाँ पे डायग्राम के अंदर नॉर्मल बनाना मत भूलना। ऐसे मेरी बात सुन, कि जो इमेज मिरर के यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यानी कि जो मिरर जो है, जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज मिरर में फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो उतनी ही फार होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिरर है, मैंने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो जो इमेज भी फॉर्म होगी वो भी 5 सेंटीमीटर दूर ही फॉर्म होगी। ये इसको फॉर्म कर रहा है, क्यों? यहाँ पे तो आपकी इमेज फॉर्म हो गई इसकी मिरर के साथ रिफ्लेक्ट आउट होके, बट ये जो मिरर के हमने पीछे एक्सटेंड कर दी, तो ये हमको बता रहा है कि जो यहाँ पे मिरर के अंदर इमेज फॉर्म हो रही है वो उसके इक्वली है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से आपको फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आपके सामने ही बना देता हूँ, और ये ना जिस ऑर्डर में मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसी ऑर्डर में बना दूँ, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट रखा था। जब डायग्राम बनाओगे थोड़ी सुंदर और अच्छी लगनी चाहिए। अब स्केल लेना, यहाँ से आप एक स्पेसिफिक लेंथ मेजर करना, उतनी ही लेंथ आप यहाँ पे मेजर कर लेना। इसको हम लोग पॉइंट ले लेंगे ओ, इसको जरूरी नहीं OT वगैरह ही लेने हैं, जितने आप अपने हिसाब से रख लेना, बट अलग अलग पॉइंट लिखना, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाया, तो जिस ऑर्डर में मैं बना रहा हूँ उसी ऑर्डर में बनाओ, आप सुखी रहोगे, क्योंकि फिर बाद में इरेज करते लोगों वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब आप ऐसे बना रहे हो ना, क्या कहते हैं, तो ये इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे का सीधा ऐसे ही ले जाओ, तो दैट विल नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई को भी लेबल करना मत भूलना तुम। सुंदर सा यहाँ पे तुम लोग नॉर्मल बना दो, फिर डॉटेड लाइन लगा के, डॉटेड लाइन लगाना याद से, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो इसे, और इनको पॉइंट T पे मिला दो। अगर आप ऐसी सुंदर सुंदर डायग्राम बना के आओगे, नीचे सही मटेरियल लिखोगे, तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे विद अ स्टार। ये था पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स के बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड सोर्स ऑफ लाइट। तो चलो जी, एज यूजुअल हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मिरर तो बनाएंगे ही, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे हम मिरर से शो करेंगे ना, और पत्थर के ऊपर तो हम हमारी रिफ्लेक्शन दिखाएंगे ही नहीं। मेरी बात सुनो। अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। पिछली बार हम पॉइंट से काम चला रहे थे, इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने एक एक्सटेंडेड एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ले लिया, PQ करके, ठीक है। AC तो मिरर है ही हमारा, ठीक है। अब ये जो PQ है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट से बड़ा है, ये एक पॉइंट से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा रेज जाएगी। जैसे उस पर तो हमने 2 दिखा दिया, पर इसमें से पता नहीं कितनी रेज रिफ्लेक्ट होगी, अब आपको समझ आ जाए, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम एक बार जिसके जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है P और Q, वहां से 2 रेज निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हमने इसमें से 2 रेज निकाल ली और इसमें से 2 रेज निकाल ली। एरोज लगाना, मैं आपको बार बार कुत्तों की तरह भौंक भौंक के बता रहा हूं, एरोज लगाना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली ये रही हमारी आई को हमने यहाँ पे ले चलो SR। इसके बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। इनका रिफ्लेक्शन कैसे बताना है, एक Q की रे आप R की तरफ कर देना, एक P की आप R की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना, है ना। और एक मिनट, शायद कुछ गलती हो गई यहाँ पर डायग्राम में, रुको। अब क्या करना है, यहाँ पे P पॉइंट को रहने देना, ये क्या था हमारा SR। Q के जो दोनों पॉइंट है वो R की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, और जो हमारे पास P के दोनों पॉइंट है, इसलिए कह रहा था कि ना एक अब क्या करना, यहाँ पे
थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे बनाने ताकि आपकी डायग्राम थोड़ी अंडरस्टैंडेबल लगे। आपकी 2 हमने P से एक्सटेंड आउट कर दी, 2 हमने Q से एक्सटेंड आउट कर दी। एक P की रेज आपकी जाएगी पॉइंट नंबर R पे, एक आपकी Q की जाएगी पॉइंट नंबर R पे। फिर हमने दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम लोग S, एक आपकी P की रे होगी रिफ्लेक्ट S पे, दूसरी आपकी Q की होगी रिफ्लेक्ट S पे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चलो इनको पॉइंट का नाम दे देते हैं, हम इनको दे देते हैं X Y W P। चल P तो हो गया ना, B, ठीक है। आफ्टर दैट अब इमेज पीछे फॉर्म हो रही है मिरर की, तो ये जो मेरे पास है P1 Q1, यहाँ पे भी ये जो सभी रेज है P की दोनों रेज पॉइंट P पे होगी, Q की दोनों Q की तरफ होगी। एरोज लगाना यहाँ पे मत भूलना, बस आपकी एक्सटेंडेड रे की बन गई। यहाँ पे बस यही सेम है, सब कुछ सेम है। ये बात तो है हमारी कि भाई जितनी दूर ये होगा ऑब्जेक्ट से उतनी दूर तो वो होगा कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पे लग रहा है लैटरल इन्वर्जन का, यानी कि ये पी क्यू है ये लेफ्ट मिरर का राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ना जो लेफ्ट राइट होगा राइट लेफ्ट होगा मिरर का, यानी कि अगर आपने मिरर, ये रहा मिरर, अगर आपने मिरर के एक तरफ चीज ऐसी रखी है, क्या कहते हैं, चलिए आपको लैटरल इन्वर्जन आपको पता है, लैटरल इन्वर्टेड होगी यानी कि लेफ्ट राइट बन जाएगा राइट लेफ्ट बन जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया R, यहाँ पे लिख दिया मैंने L। ये जब मिरर होगी तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा L R, ऐसे दिखेगा, तो ये मिरर हो गई है इमेज, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हमने एक्सटेंडेड सोर्स भी पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। मैंने आपको प्लेन मिरर बताया था ना, बिल्कुल जी। तो अभी क्या है हमारे पास, वो जो प्लेन मिरर होता है ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि अगर प्लेन मिरर है तुम्हारे पास और प्लेन मिरर में अगर कोई इमेज फॉर्म होगी तो इसके कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, वो मैं आपको लक्षण बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, तो इसके इस साइड मतलब कैसी इमेज फॉर्म होगी बताओ, बताता हूं। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेरी बात सुनो, सबसे पहला जो इमेज होगी, दैट इमेज विल बी इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि वो जो इमेज होगी वो हमेशा तुम्हारी सीधी होगी, सीधी होगी। क्योंकि कभी कभार ना क्या होता है, कभी कभार इमेज उल्टी भी बन जाती है। अगर तुमने ऐसे रखा है मिरर के अंदर जो इमेज है वो ऐसी हो जाएगी। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर होते हैं तुम्हारे, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा टाइप का मिरर होता है जिसके अंदर ना वो करेक्ट नहीं होगी, वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होगी। चलो अगर मैं आपको सही से बताऊं तो प्लेन मिरर के अंदर हमेशा सीधी होगी, फर्स्ट। सेकेंडली इट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि वो किसी तुम और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो मिरर पे है, मिरर पे रहेगी। अब जैसे मैं तुमको बताऊं तो मूवी थिएटर के अंदर जो प्रोजेक्टर होता है वो स्क्रीन के ऊपर इमेज को कास्ट कर देता है, तो तुम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो। अगर तुमने तुम्हारी इमेज एक मिरर पे बनाई है तो वो मिरर के अलावा तो और किसी सरफेस पे तुम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, वो तो जो मिरर में इमेज बन रही है वो बन रही है। बल्कि प्रोजेक्टर के अंदर जो इमेज बन रही है दैट विल बी रियल इमेज, क्योंकि वो तुम दूसरे स्क्रीन के ऊपर दिखा पा रहे हो, तुम किसी और स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पा रहे हो, बट ये वर्चुअल इमेज है, ये नहीं। 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ले। तीसरा क्या है, इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब जितनी हाइट, मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी हाइट इसकी होगी ना उतनी ही हाइट
इसकी भी होगी। ऐसे नहीं है कि अगर ये है, प्लेन मिरर की बात हो रही है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज प्लेन मिरर के बनी हुई इमेज के अंदर 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, नहीं, हाइट सेम रहेगी। सेकंड क्या है, साइज सेम रहेगा, बेसिकली हाइट सेम रहेगी। उसके बाद दैट विल बी एज फार एज बिहाइंड द मिरर, द इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी एज फार बिहाइंड द मिरर एज इज इट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि अगर ये डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, ये अगर तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर का है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 5 सेंटीमीटर दूर की ही फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर इतना डिस्टेंस है मिरर का और ऑब्जेक्ट से तो इमेज इतनी की बन जाएगी, दैट विल बी नॉट हैपन, दैट नॉट विल हैपन। उसके बाद लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द इमेज फॉर्म्ड विल बी लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये लेटरल इन्वर्जन, मेरी बात सुनो, लेटरल इन्वर्जन मैं तुमको स्पेशल यहाँ पे समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, वेट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मिरर है, इधर मैंने तुमको शब्द इतने बड़े बड़े जो लिखे, इनका कुछ काम है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। तुम्हारी गलतियां सुधारने के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम जो गलती हो रही है आम बच्चों में वो तुम ना रिपीट करो, ठीक है। मान लो ये मिरर है, थोड़ी ज्यादा जूम आउट हो गया, वेट, ये कहाँ बना रहा हूँ मैं यार, जगह जुगह है नहीं, और चलो आपको बाद में समझा दूंगा मेरा टॉपिक। ये मिरर है, थोड़ी अच्छी डायग्राम बनाऊंगा मैं थोड़ा बदतमीज हूं, मैं अच्छी डायग्राम बनाऊंगा। वो फिर मुझे बायोलॉजी मेजर है ना मेरा, मुझे बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है तो डायग्राम सब सेशन ज़्यादा है। चलो बैक टू द टॉपिक। मैंने मान लो यहाँ पे एक क्या कहते हैं लेटर रखा पी, मैंने पी लेटर का मान लो एक मॉडल रखा नॉर्मल, मैंने पी बेशक चलो ड्रॉ ही कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा जी, रिफ्लेक्शन ही होगी ना जी, और क्या सब्जी तो ये बनाएगा नहीं पी, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, मैं ना आपको एकदम डिस्क्राइब करने के लिए बना रहा था, तो ये पी का ना क्यू बन जाएगा, यानी कि ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऐसा होगा क्योंकि ये वाली हालत हो जाएगी, क्योंकि इस ऐसे फिनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है लेफ्ट जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। चलो जी, आफ्टर दैट एक जो मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के बता रही थी, देखो, लैटरल इन्वर्जन, इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं जो मैंने आपको लेफ्ट राइट वाला बताया, एंड लैटरली इन्वर्टेड। मेरी बात सुनो, लैटरल और लैटरल इन्वर्जन, और कभी कभार हम लोग कह देते हैं कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, कि वो लैटरली इन्वर्टेड है, जैसे हम लोग नाउन का वर्ब नहीं बना देते, तो ये उस तरीके का है। लैटरल इन्वर्जन टर्म का नाम है, ठीक है, लैटरल के साथ इन्वर्जन लगेगा और लैटरली के साथ इन्वर्टेड लगेगा, ये तुम याद रख लेना। ओके, आफ्टर दैट कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, योर लास्ट टॉपिक, यू कैन से
क्योंकि इसके बाद बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो तुम लोग ऐसे हंसी मजाक में पढ़ लेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तुम जरा नाम से अंदाजा लगाओ। मल्टीपल यानी कि बहुत ज्यादा, रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन होना मतलब क्या है, मेरी बात सुनो। तुमने देखा होगा कि क्या होता है ना, जैसे मैं कैसे ड्रॉ करके बताऊं अब तुमको, अपना जैसे पानी है, ये सबमरीन्स तुमने देखी होगी है ना, ऐसे सबमरीन्स होती है, पनडुब्बियां जो पानी के नीचे होती हैं भाई। तो वो ना उनके, बेशक आपने कार्टून में देखा और रियल लाइफ में देखा हो, एक ऐसे सा होता है, ऐसे चलो दूरबीन सी होती है, ऐसे पानी के बाहर निकली होती है, तो वैसे उनके आर पार करके देखते हैं, है ना। वो क्यों, कि भाई बाहर क्या है। अब आपको क्या लगता है कि जो पाइप बाहर से ऐसे करके निकल रही है, ये क्या ही दिखा रही होगी बाहर में, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि भाई लाइट तो सीधी ट्रैवल करती है, ऐसे होगी। तो अगर इस शेप का है तो लाइट तो ऐसे ट्रैवल करती है, तो इनको यहाँ पे दिख कैसे रहा है। चलो मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। मान लो जी तुम ना यहाँ पे बैठे हो बार्बर की शॉप पे, ठीक है, तुम बैठे हो यहाँ पर बार्बर की शॉप पे अपनी अच्छी सी सुंदर सुंदर सी कटिंग कराने, और तुम्हारे सामने शीशा लगा है। ऑफ कोर्स बार्बर की शॉप में शीशा ही तो होगा, और शीशे में तुमको तुम्हारी अच्छी भली प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी सूरत दिख रही है कि वाह भगवान ने क्या चीज बनाई है। बट तुम तो कटवाने अपने बाल आए हो ना, अपनी शक्ल देख के तुम क्या ही करोगे, तुमको मेन तो पीछे का देखना है ना। तो बार्बर क्या करेगा, जो बार्बर अंकल है वो क्या करेंगे, चलो बार्बर अंकल थोड़े सूखे से हैं, तो हम क्या करें, हमको तो कंसेप्ट से लेना है, तो वो अपने हाथ में ना ऐसे मिरर सा पकड़ लेंगे एक, यानी कि आपके बाल के पीछे से मिरर पकड़ लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बड़ी अच्छी पिक्चर्स दे रखी हैं। तो वो क्या दिखाएंगे, जैसे ये बार्बर अंकल है तुम्हारे पास, इन्होंने अपने हाथ में मिरर पकड़ रखा है, तो मिरर के अंदर तुम्हारे पीछे के बाल दिख जाएंगे, तुम्हारे पीछे के बाल दिख जाएंगे। अरे वाह, वो कहता चलो ठीक है, मैंने पीछे के बाल देख लिए, अच्छी कटिंग हुई है। अब मुझे बताओ कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर मैं तुमको इसको समझाऊं तो ये जो है, ये तो अपना देख रहे हैं यहाँ पे, ये रे डायग्राम को तुम सीरियसली मत लेना, ये मैं तुमको सुझाने के लिए चलो ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, देख रहा है, अब इसकी नज़र बालों के जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे होगी, ठीक है, क्योंकि अब देखो कि दोनों मिरर एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसके बालों का पीछे जो है, ये यहाँ पे देख रहा है, ये यहाँ पे देख रहा है ना, ऐसे। एक ना मैं तुमको पेरिस्कोप एग्जांपल दूं, जैसे मैं तुमको पहले बता रखा था, ये पेरिस्कोप है तुम्हारा, लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल लगा दिए, मिरर लगा दिए। यहाँ से लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, तो बंदे को दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे सामने दुश्मन खड़ा है, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसकी अगर तुमको डेफिनेशन बताऊं तो तुमने देखा होगा कि भाई जैसे मान लो ये ऐसे है, हमने दो मिरर लिए, दो मिरर्स को हमने कुछ इस तरीके से रख दिया कि मैंने अगर बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट की तीन तीन फोटोएं बन गई जी। अरे वाह, ये कैसे हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मेरी बात सुनो, जब दो मिरर्स के बीच का अगर हम लोग इनके एंगल की वजह से, अगर हम दो मिरर्स के बीच का एंगल कम या ज्यादा करते हैं तो ना ज्यादा इमेजेस बन सकती है, कम इमेजेस बन सकती है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, द इमेज इन वन मिरर, एक मिरर की जो इमेज है, ठीक है। रुको मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ अच्छी सी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसे डायग्राम्स बनाना थोड़ा पसंद है ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको अगर मैं ऐसे, हाँ वेट, मेरी बात सुनो,
व्हेन द इमेज इन वन मिरर, अच्छा तुम्हारी एक मिरर के अंदर तो इमेज बन गई, ये इमेज, ये मेरी ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, दो मिरर को मैंने 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, ठीक है। मैंने दो मिरर्स को मैंने ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे से सजा दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो, जो इमेज तुम्हारी एक मिरर में फॉर्म हो रही है वो दूसरे मिरर की इमेज की तरह एक्ट करेगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो दूसरा मिरर है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए इमेजेस के लिए इमेजेस फॉर्म हो रही है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब ये जो है ये इस मिरर के अंदर इमेज बन रही है, अब ये मिरर है, ये इसको देख रहा है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगी, फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, ऐसे करके 3 इमेजेस बन रही हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन अच्छी चीज़ है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हम अक्सर देखते हैं कि अच्छा मान लो तुम एक कॉन्टेस्ट में गए जिसके अंदर तुमको ऐसे सिमिलर सी चीज़ रखी पड़ी है कि हाँ तुम्हारे पास मिरर है, तुमको गेस करना है इसके अंदर कितनी इमेजेस बनेंगी। मैंने तुमको बता दी वहाँ पे 3 इमेजेस बन रही थी। अब अगर मैं तुमको कोई रैंडम सा एंगल दे दूँ, मान लो दो इमेजेस को हमने 60 डिग्री के एंगल पे रखा है, या फिर दो मिरर्स को हमने 30 डिग्री के एंगल पे रखा है, या फिर दो मिरर्स को हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो उनके अंदर कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अगर तुम लगा लो जी तो तुमको पता चल जाएगा। अब उस फॉर्मूले के अंदर भी कुछ इच्चू विच्चू गलतियां होती है, वो मैं तुमको समझाऊंगा। अच्छा जी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, n इक्वल्स ब्रैकेट ओपन 360 डिग्री अपॉन थीटा ब्रैकेट क्लोज -1। ओके, तो यह क्या हो रहा है, अरे मेरी बात सुनो, कई बच्चों को ये देख लो थीटा क्या होता है, थीटो को हम थीटा, ये इसको ऐसे लिखते हैं, सर्कल के बीच में ऐसे लाइन मार दो, तुम ओ के बीच में ऐसे लाइन मार दो। बट थीटा होता क्या है, थीटा बेसिकली मीन्स नंबर ऑफ एंगल्स। अब जैसे बड़े हो गए तुम, आगे जाके तुम लोग 10th वगैरह में पढ़ोगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यू विल फ्रीक्वेंटली यूज थीटा। थीटा बेसिकली क्या होता है, जब तुमको कोई एंगल पता नहीं होता तुम उसकी जगह थीटा लिख देते हो। तो इसीलिए अगर मान लो मुझे पास ये एक ट्राइंगल है, इसके मुझे ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमको बताना है। तो इसके अगर हमने इसको x ले लिया तो हम इसको इसकी जगह थीटा भी ले सकते हैं एंगल को, ठीक है। तो थीटा मीन्स अननोन एंगल और n मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस। तो यानी कि जितना दो मिरर्स के बीच के अंदर एंगल है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। चलो जी, मैं तुमको ना पहले 90 डिग्री के लिए बताता हूँ। n इक्वल्स, जो मैं तुमको एग्जाम्पल्स दूंगा दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, और लास्ट में तुमको एक मजेदार चीज़ भी बताऊंगा, ये तुम थोड़ा सा ऑलमोस्ट रट्टा ही लगा लेना। तो फॉर एग्जाम्पल हमको क्या बोल दिया, ठीक है हमको पता है, और हाँ ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, ब्रैकेट्स नहीं लगाते नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता है, तुमको बोल दिया चलो जी तुम्हारे पास थीटा 90 डिग्री है, या फिर तुम दो मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का है, तो कैसे लगाओगे, n इक्वल्स 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1, 0 से 0 कट हो गया, 36 9 9 1 जा 9 and 9 4 जा 36, so n equals 4 minus 1, so n equals 3, therefore कि जो तुम्हारे पास है इमेजेस वो 90 डिग्री की फॉर्म होगी। तो हमको पता चला कि 90 डिग्री का अगर डिफरेंस हो, 90 डिग्री के अंदर दो मिरर्स हो तो उनका क्या बनेगा, उनके अंदर 3 इमेजेस बनेंगी। वेरी गुड, मज़ा आ गया। उसके बाद चलो नेक्स्ट, अगर मैं तुमको बताऊं कि चलो ये तो मैं टॉप पे लिख ही लेता हूँ, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ मार पड़ेगी। हमको क्या पता चल गया कि अगर 90 डिग्री हो तो कितनी 3 इमेजेस फॉर्म होगी। 60 डिग्री को क्या करेंगे 60 डिग्री का, n इक्वल्स 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री ब्रैकेट -1, मैं बेसिक मैथ लगाओ, 0 से 0 कटेगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो 6 -1 इक्वल्स 5, यानी कि 60 डिग्री का अगर डिफरेंस हो
डिफरेंस तो नहीं कह दूंगा, गैप हो, डिस्टेंस हो, तो 5 इमेजेस फॉर्म होगी। वहीं 30 डिग्री का हो, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, 360 डिग्री अपॉन 30 माइनस 1, तो 0 से 0 कट हो गया ये करके, क्योंकि 3 12 36 होता है, तो 12 माइनस 1 इक्वल्स शिट 11, तो 30 डिग्री पे 11 इमेजेस फॉर्म हो रही है। चलो एक और है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 45, ये तीनों तुमको रटे रहने चाहिए। तो अगर मैं तुमको कह दूँ 360 अपॉन 45 डिग्री, कटिंग करो, तुम्हारा आंसर आएगा 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 कितना होता है? अजी 7 होता है। तो 45 डिग्री में 7 इमेजेस फॉर्म होगी। ये तो तुमको 4 तुमको आई थिंक सो रट लेने चाहिए। अच्छा अगर मैं तुमसे ना एक चीज पूछूं, क्या कि अगर 0 डिग्री के अंदर हो तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? मेरी बात सुनो, अगर 0 डिग्री का हो तो इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म होगी। क्यों? मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग, मेरी बात सुनो कि मान लो 0 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब अगर मैं इसको कम करते करते 0 डिग्री पे ले आया तो ये 2 मिरर्स ऐसे हो जाएंगे। अगर ये 2 मिरर्स ऐसे ही हो गए तो इसके अंदर लाइट रेस तो ऐसे 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 सिर्फ बाउंस बैक ही करती रहेगी, तो इन्फिनिट इमेजेस फॉर्म होगी। ये चक्कर है। बस छोटा सा टॉपिक था तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। अब मेरी बात सुनो, बस तुमको नेक्स्ट जो चीज है जानने वाले, दैट इज अबाउट व्हाट इज क्लाइडोस्कोप। व्हाट इज अ क्लाइडोस्कोप? एक्चुअली क्लाइडोस्कोप की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलत लिखी है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत जाती है। KALEIDOSCOPE, क्लाइडोस्कोप। व्हाट इज अ क्लाइडोस्कोप एक्चुअली? मेरी बात सुनो, सिंपल सा ना, मैं तुमको बताऊं एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो पहले ना बना के रखी हुई थी, बट बात क्या हुई, वो वीडियो ही उड़ गई। उसके अंदर मैंने तुमको क्लाइडोस्कोप प्रैक्टिकली दिखाया था, प्रैक्टिकली मैंने तुमको अच्छे से जूम कर करके दिखाया था क्या होता है, बट एट प्रेजेंट मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो मैंने स्कूल में सबमिट कर दिया। तो क्लाइडोस्कोप का मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दूँ। मेरी बात सुनो, ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही करता है, क्लाइडोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही करता है। बताओ इसके अंदर क्या होता है। अच्छा ऐसे 3 मिरर्स होते हैं, मैंने ऐसा स्केल का एग्जांपल ले लिया, 3 मिरर्स होते हैं और ये तीनों मिरर्स एक स्पेसिफिक एंगल में होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है और बड़े अच्छे से पैटर्न्स बनते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, पूछा आपसे कोई, अगर मम्मी तुमको रात में उठा के पूछे क्लाइडोस्कोप क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, जिसके अंदर मिरर्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है पर्टिकुलर एंगल पे, जिससे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं, जिसको क्लाइडोस्कोप कहते हैं। बनाते कैसे हैं? 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स लो, उनको इस तरीके से जोड़ो कि वो एक ट्रायंगुलर ट्यूब की तरह लगे। ट्रायंगुलर ट्यूब की तरह लग रहा है ना? इसके एक तरफ तुम कार्डबोर्ड का पीस लो और उसके अंदर एक छोटा सा छेद करो, जिसके अंदर थ्रू तुम देख सको। दूसरी तरफ एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाओ, और मतलब एक ट्रांसपेरेंट तुम ले लो कि ना एक सर्कुलर सी ट्यूब लगा दो। उसके अंदर क्या करो, तुम कलरफुल चूड़ियाँ तोड़ के डाल दो, कुछ बीड्स डाल दो कलरफुल से, फिर उसको बंद कर दो। जब तुम इसके थ्रू देखोगे तो देन यू विल सी व्हाट, यू विल सी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल पैटर्न्स बन रहे हैं। बस दिस इज क्लाइडोस्कोप। उसके बाद वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस क्या क्या हैं वो आप देख लो। इसके यूजेस बहुत यूजफुल होते हैं। सबसे पहला, हाउस होल्ड पर्सनल यूज हम लोग घर पे यूज करते रहते हैं, कि शीशे में देख लिया, खुद को निहार लिया, ये चीजें। और क्या? सेकेंड, सोलार कुकर्स में, सोलार कुकर्स क्या होते हैं, जो सूरज की गर्मी से खाना पकाते हैं।
ये सन की लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो उनकी गर्मी के कारण ही खाना पक जाता है। नेक्स्ट तुम ले लो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मैंने तुमको सबमरीन पर डुप्पी वाली एग्जांपल में बताया था, है ना। तुम और ले लो एक क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप का एग्जांपल ले लो। और क्या यूज होता है प्लेन मिरर का? रोड बेंड्स पे, जब रोड बेंट हो, जब रोड्स मोड़ते हैं ना, मोड़ते हैं हम लोग गाड़ी को रोड के बेंड्स पे, तो जब व्हीकल दूसरी साइड से आ रहा होता है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट कैमराज में, माइक्रोस्कोप में, व्हीकल्स में भी प्लेन मिरर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। दैट वाज ऑल फॉर ऑल टुडे। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पूरा अच्छे से चार्ट मारा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखेंगे, जो तुमने वर्ड्स जाने, क्योंकि उसमें से ही तुम्हारा हाफ ऑफ द पेपर आएगा। उसके बाद हम लोग इसके सभी के सभी MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग करेंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा इसका मैं आपको टेस्ट भी डालूंगा। ओके, वेरी बाय बाय।